तो खबरों की चर्चा विस्तार से होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में सर्वाधिक वादों के निस्तारण और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान इसको हासिल हुआ है। इस उपलक्ष्य में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले न्यायाधीशों को सम्मानित किया गया है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस दौरान जजों को सम्मानित किया गया है। जो कैदी अपनी सजा पूरी कर चुके हैं लेकिन जेलों के अंदर पड़े हुए, महिला कैदी बीमार पड़ी हुई है, जेलों के अंदर है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश के राज्यपाल महोदय को, जिन्होंने प्रदेश शासन के इस पहल को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया और कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। भी स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जब स्वाधीनता दिवस के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हम सब भाग ले रहे थे, उसकी पूर्व संध्या पर राज्यपाल महोदय के माध्यम से 75 ऐसी महिलाओं को हम लोगों ने, जो बीमार थी या जो अपनी सजा प्राप्त पूरी कर चुकी थी, उन्हें समय से पूर्व रिहा करने के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और वह सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ा। नागरिक और मानव अधिकारों की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका का है। हमारे संविधान में निर्माताओं ने स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के पहले जस्टिस न्याय का जिक्र किया है। वास्तव में अगर सामाजिक न्याय न हो तो समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस से शिष्टाचार भेंट करी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी और मुख्यमंत्री के विशेष सचिव अमित सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी यूपी में पिछले 3 दशकों से सत्ता का वनवास झेल रही है। इसी वनवास को खत्म करने के लिए अपने सियासी वजूद को बचाए रखने के लिहाज से संघर्ष भी कर रही है। कांग्रेस 30,000 ग्राम सभाओं और वार्डों में जय भारत महासंपर्क अभियान चला रही है। आखिर क्या है इस अभियान का औचित्य और लक्ष्य, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के सियासी वजूद पर बनाई है। यही वजह है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के अपने नेताओं को एसी के कमरों से बाहर निकालने, गांव और कस्बों में प्रवास कराने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए जय भारत महासंपर्क अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्षेत्रों में पूरे 3 दिन तक प्रवास करेंगे। 3 दिनों में कांग्रेस के बड़े नेता 30,000 ग्राम सभाओं और वार्डों में जय भारत महासंपर्क अभियान चलाएगी, जिसमें कांग्रेस ने करीबन 90 लाख लोगों से सीधा संपर्क करने का लक्ष्य रखा है। कांग्रेस के पदाधिकारी प्रदेश के गांव मोहल्लों में पूरे 75 घंटे बिताएंगे। इस दौरान नेता और कार्यकर्ता गांवों में अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे। कांग्रेस के नेता इस अभियान के दौरान मेरा देश मेरा गांव कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर लोगों से संवाद भी करेंगे। इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के गांव में प्रवास कर रहे हैं, तो पार्टी विधायक दल के नेता आराधना मिश्रा अपने विधानसभा क्षेत्र रामपुर में हैं। पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़, शीतल मऊ और सांगीपुर ग्राम सभा में 3 दिन प्रवास कर रहे हैं, तो संगठन महासचिव अनिल यादव आजमगढ़ के निजामाबाद के देवाबारी गांव में हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व विधायक से लेकर पूर्व सांसद और पार्टी संगठन के तमाम पदाधिकारी भी गांव में 3 दिनों तक प्रवास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने जय भारत महासंपर्क अभियान के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है कि यूपी के इस बिगड़े हालात के लिए कौन जिम्मेदार है। इस अभियान में पार्टी जनता को ये बताने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन के दौरान देश के लिए क्या क्या किया। इस दौरान 2 पुस्तकों हम कांग्रेस के लोग और भारत के खिलाफ संघ का प्रचार के जरिए लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे।
कांग्रेस यूपी में पिछले 3 दशकों से सत्ता का वनवास झेल रही है, जिसके चलते पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ता दूर हो चुके हैं। कांग्रेस का सियासी जनाधार खिसक चुका है और कोर वोट बैंक दूसरे दलों का दामन थाम चुका है। ऐसे में कांग्रेस के साथ सूबे में सपा और बसपा जैसे दल भी हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। इसी के चलते कांग्रेस अब अपने दम पर 2022 के चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। गोरखपुर के चौरी चौरा शहीद स्मारक और गांव में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौरी चौरा कांड में शहीद हुए क्रांतिकारियों के परिवार वालों के सारे अधिकारों से वंचित रखा गया। न उनके पास मकान है, न उनके पास कोई सुविधा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द अविलंब क्रांतिकारियों और शहीदों के परिवार वालों को सारी सुविधाएं दी जाएं। आज जो चौरी चौरा कांड के नायक रहे, जिन्होंने अपने दम पर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, आज उनके परिजन सारे अधिकारों से वंचित हैं। मेरी ये मांग है सरकार से कि अविलंब इनके परिजनों के लिए जो भी व्यवस्था मुहैया हो सकती है, बेहतर से बेहतर मकान, इनके लिए रोजगार, नौकरी और सभी चीजों का इंतजाम जरूर करना चाहिए। ऐसी मेरी मांग है। इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाऊंगा मजबूती से, ताकि इनको न्याय मिल सके, इनको अधिकार मिल सके। अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। वहां से आ रही एक एक तस्वीर दर्द बयां करती है, लेकिन ऐसी जमात भी है जिनको टेरर को अपने तरीके से वो समर्थन भी दे रहे हैं, जो तालिबान की भाषा बोल रहे हैं, जिनके अंदर तालिबान प्रेम है। देखिए इन तालिबान प्रेमियों को। कि वो नौजवान काबुल की सरजमीन को चूम रहे हैं और अपने उस मालिक का शुक्र अदा कर रहे हैं जिन्होंने हर तरह की बेसरोसामनी के बावजूद उनके आज़्म और हौसले को कबूल करते हुए और उसकी लाज रखते हुए एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि फतह और गलबे का ताल्लुक सिर्फ असबाब व वसाइल से और हथियारों से और तादाद से नहीं है, बल्कि कौमी इरादे से है। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आजाद रहना चाहते, अपने देश को आजाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे। देखिए, जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है तो वो एक मुद्दत से 20 साल से तो सुपर पावर्स ये जितनी भी है, अमेरिका है, जापान है, बरतानिया, इनसे लड़े। इससे पहले 10 साल रूस से लड़े और बिना किसी वजह के उन्होंने ही आकर अटैक किया। और अफगानिस्तान तो मतलब तालिबान से उनसे लड़ने गए नहीं, बल्कि इनमें आपस में देश में ही उसमें मतलब ये इक़्तिदार के ऊपर झगड़ा था। तो इसमें मैं समझता हूँ तालिबान की कोई गलती नहीं है। और इसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने हमीरपुर का दौरा किया और इस दौरान कई परियोजनाओं की सौगात भी दी। लेकिन साथ में सबसे अहम ये दौरा क्यों बन गया, क्योंकि इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम तालिबान प्रेमियों पर भी निशाना साधा है। तालिबानी मानसिकता के लोग अगर कोई भी भारत में है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से अपना रिश्ता नाता रखते हैं, अगर कोई तालिबान का समर्थन करता है तो मैं समझता हूँ भारत विरोधी का आचरण करता है और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। बहुत से यूपी में भी चेहरे आए सामने जो जो भी यूपी की ही मैं बात कर रहा हूँ। भारत सरकार इतने योग्य ढंग से अफगानिस्तान में पैदा हुई परिस्थिति का सामना कर रही है और ऐसे समय में कोई तालिबानी मानसिकता से प्रेरित होकर के क्या लगता है कि उनसे ऐसा अच्छा लगता है तो जाए तालिबान के शासन में अफगानिस्तान जाए, लेकिन भारत में रह करके और तालिबान का गुणगान करेगा कोई, पाकिस्तान का गुणगान करेगा कोई, तो
तो वहीं दूसरी तरफ बलिया में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मण वोटों को सहेजने के लिहाज से प्रदेश सरकार पर ब्राह्मण को लेकर टारगेट करने का आरोप लगाया। सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों को बसपा के पक्ष में जुटाने की अपील की है। किसकी पुलिस की बात कर रहे हैं? यूपी पुलिस। वही तो किसके अंडर में है? किसके अंडर में? यूपी के अंडर में, यूपी के मुख्यमंत्री के अंडर में। तो जो जब कांग्रेस में वो हो सकता है तो वहां पर क्यों नहीं होगा? हमारी सरकार आने दीजिए, दोबारा से सब चीजों को देखा जाए। यूपी एटीएस की ओर से एक देशव्यापी धर्मांतरण मामले का खुलासा किया गया, जिसके बाद 10 लोग गिरफ्तार हुए। 6 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। उनके नाम हैं उमर गौतम, जहांगीर आलम, मन्नू यादव, राहुल भोला, इरफान शेख और सलाउद्दीन। इनके बारे में एडीजी एलओ प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 6 व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित धाराओं में चार्जशीट दिनांक 19 अगस्त 2021 को कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। विवेचना से जो अभियुक्त गिरफ्तार हैं, इनके विरुद्ध चार्जशीट लगाई गई है, उनका नाम उमर गौतम, जहांगीर आलम, मन्नू यादव, राहुल भोला, इरफान शेख और सलाउद्दीन हैं। इन अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित हुए हैं कि इनके द्वारा वृहद आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत देशव्यापी अवैध धर्मांतरण के गिरोह का संचालन किया जा रहा है और जिसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़े हैं। बांदा के तिंदवारी थाने में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई। परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ तिंदवारी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पीड़ित लड़की के परिवारजनों ने उच्च अधिकारियों से मामले की गुहार लगाई। उसके बाद पुलिस ने मामले को जांच में लेते हुए 3 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कुछ ही देर बाद तीनों युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं 2 नाबालिगों की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। बालिका के साथ दुराचार किया गया और ये घटना 14 तारीख की बताई गई थी। 14 तारीख से लेकर कल तक कोई सूचना नहीं थी और सूचना देकर मात्र थाने से उसके परिजन चले गए। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई तत्काल हम लोग एक्टिवेट हुए और उस घटना का पूरा पर्दाफाश किया, जिसमें कि 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने घटना को मान लिया है। उन्होंने बताया रक्षाबंधन पर्व को लेकर शहर के सभी प्रमुख बाजारों में रौनक देखी जा रही है। खरीदारों की भीड़ बाजारों में है, फिर चाहे वो कपड़ों की दुकान हो या फिर राखियों की। इस मौके पर रक्षा सूत्र से जुड़े ऐसे रेडीमेड आइटम हर एक को पसंद आ रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित भी कर रहे हैं। सराफा बाजार भी चांदी, सोने और डायमंड की राखियों से गुलजार है। अमीनाबाद, आलमबाग, राजाजीपुरम, इंदिरा गांधी, गोमती नगर, अलीगंज और निशातगंज खास तरह की राखियों से सज गया है। आज मुहर्रम का 10वां दिन आशुरा है और इसी दिन मुहर्रम भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि कोरोना संकट के चलते इस बार मुहर्रम घरों में ही मनाया गया और एहतियात के साथ में लोगों ने मुहर्रम की जो रस्म है वो अदा की है। बरेली, फर्रुखाबाद, कुशीनगर, लखनऊ, रामपुर और लखीमपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोविड के बेहतर इंतजामातों को देखते हुए प्रदेशव्यापी साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था को फिलहाल के लिए समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अब से तमाम जो शहर हैं, बाजार, उद्योग, कारखाने हैं, कोविड काल से पहले भी प्रभावी रही साप्ताहिक बंदी तिथि पर अवकाश लागू किया जाए। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। साथ में ये भी कहा कि कोविड के जो नियम हैं उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। तो वहीं कोरोना महामारी को लेकर योगी सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बरतने की मूड में नहीं है। आपको बता दें, लखनऊ एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले लोगों की आरटी-पीसीआर जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अब आधे घंटे में मिल जाएगी, जिसके लिए एयरपोर्ट पर डिपार्चर हॉल में 30 रैपिड मशीनें लगाई गई हैं। जेपी नड्डा उत्तराखंड में हैं और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। इस दौरान जेपी नड्डा की बैठक में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भाजपा निश्चित ही बहुमत की सरकार बनाएगी।
हमारे साथ वंशराज बैठक में पहुंचा है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से ऊर्जा बढ़ने का काम? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह, जोश, उल्लास का वातावरण है और यही बूथ तक जाएगा। जो केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, 4 धाम का है, सड़कों का है, ट्रेन का है और गरीब कल्याण योजना के तहत इस कोविड के समय में भी घर घर राशन पहुंचा है प्रधानमंत्री मोदी ने। आज वैक्सीन के उसमें दुनिया के उसमें भारत नंबर 1 आया है, ऐसा वातावरण तो निश्चित है ये विकास के कार्य जो होंगे, इन कार्यों को लेकर नीचे जाएंगे और यही विकास के कार्य 2022 में भी जीत हासिल कराएंगे। 2/3 बहुमत से हम लोग जीतेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये प्रधानमंत्री जो एजेंडा है और जो काम दिख रहा है वही हम लोग नीचे तक लेके जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निश्चित है कि फीडबैक लेंगे सारे पदाधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से, मोर्चा, प्रकोष्ठ, विभिन्न आयाम उनकी बैठक होने वाली है। क्या इस दौरे को 2022 चुनाव से जोड़ के देखा जा सकता है? 2022 फतह करेंगे। बिल्कुल, जो जेपी नड्डा जी का दौरा है इसको 2022 से जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार पहुंचे तो कहीं न कहीं जो मंत्री है, विधायकों को नया जोश भरने का काम भी करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ विकास करे, जनता टीवी, हरिद्वार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज से उत्तराखंड के दौरे पर हैं और कल भी रहेंगे। नड्डा से मुलाकात करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और उन्होंने इस दौरान अपना रिपोर्ट कार्ड थमाया है, जिसमें उन्होंने अपने महीने भर की उपलब्धियां बताई कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ किया है इन 15 दिनों में। और सबसे बड़ी बात क्या रही? सबसे बड़ी बात यह है कि महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाई हैं, जिनमें 15 बिंदु विशेष हैं, जिसमें युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, विकल्प रहित संकल्प बुकलेट सौंपी है। अलग से कोई काम नहीं है। मंत्री विधायकों को और पदाधिकारियों को, सबको जिनके अपने अपने जो काम है संगठन में पहले से निर्धारित हैं, उन्हीं कामों को और बढ़ाने की ओर जो है उन्होंने कहा है और बढ़ाएं। संगठन को बढ़ाने के लिए बूथ को कैसे मजबूत करना है, बूथ से नीचे जो है हमारी जो इकाइयां हैं, पन्ना प्रमुख और उससे नीचे की भी इकाइयां, सभी पर जो है बात हो रही। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए लगातार बहुत सारे काम यहाँ के लिए हुए हैं और हमारा भी लक्ष्य है कि अगले 4 महीने में जो टारगेट बेस्ड जो काम पूरे हो सकते हैं उन्हीं पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। हमारा फोकस उत्तराखंड कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ कल 21 अगस्त को प्रदेश भर में बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की तैयारी की है, जिसकी जानकारी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार लगातार आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है, जिसमें 2 दिन पहले ही रसोई गैस के दामों में इजाफा किया गया। तो वहीं उम्मीद ये भी है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ये क्रम लगातार जारी रहेगा, जिसके विरोध में प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा। तो वहीं टोक्यो ओलंपिक गेम्स में कुश्ती पदक वीरों का आज पतंजलि योगपीठ में स्वामी रामदेव ने स्वागत किया। स्वामी रामदेव ने कुश्ती पहलवान बजरंग पूनिया, रवि दहिया के साथ साथ और कई पदक वीरों का पतंजलि योगपीठ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस दौरान कुश्ती पहलवानों ने आचार्य कुलम में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से अपने अनुभव भी साझा किए। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। नैनीताल जिले में भारी बारिश की वजह से ज्योली कोट भवाली मार्ग भारी मलबा आने से बंद हो गया। आएगा, बहुत आएगा, पूरी मिट्टी खसकने वाली है। ये अब खुलने से रहा महीने भर तक। और पीछे कर लो यार भाई। फिर आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पहाड़ का एक पूरा हिस्सा सड़क पर भरभरा कर आकर गिर जाता है। सोचिए, जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में देखने को मिला। बस से लोग उतर करके भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें बेहद भयावह हैं। बहुत आएगा, पूरी मिट्टी खसकने वाली है। तो बेहद भयावह ये तस्वीरें हैं, बेहद भयावह तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत इस बात की कि बस से लोग जा रहे थे। सोचिए, अगर ये लोग इस मार्ग की तरफ आगे बढ़ जाते तो क्या हश्र होता। कई जानों को नुकसान पहुंच सकता था, लेकिन सही समय पर बस ड्राइवर की सूझबूझ से कई लोगों की जान बच गई है, उनको बाहर निकाला गया। लैंडस्लाइड की ये घटना बेहद भयावह है। आएगा, बहुत आएगा, पूरी मिट्टी खसकने वाली है।
उत्तराखंड कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ कल यानी कि 21 अगस्त को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है और इसकी सूचना खुद प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने दी। सुनिए। आज जो गैस सिलेंडर कांग्रेस के समय में 400 450 रुपए के आसपास हुआ करता था और तब उनके केंद्रीय नेता सड़कों पर सिलेंडर लेकर बैठते थे, छाती पीटते थे, हाय 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 महंगाई। और आज उन्हें ये आभास नहीं हो रहा है कि 1000 रुपए के पार जाने के बाद भी फिर भी कल 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। हमारा ये लोकतांत्रिक कर्तव्य है विपक्ष का कि हम सरकार को चेताएं कि सरकार इस प्रकार के फायरिंग, इस प्रकार की गोलियां पब्लिक को न मारे जिससे कि पब्लिक आहत हो। और उसी के तहत हम राज्य भर में कल गैस सिलेंडर में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार को चेताएंगे। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।